आ रहे हैं हमारा देश में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं। वही तो कह रही भाई, दम है भाई, दम बंदे में है, दम इन द सेंस कि हाँ भाई आपके अंदर है ना, गट्स है। ठीक है, आते हैं अर्थक्वेक आए, सुनामी है, बंद कर लेंगे। हिरोशिमा को हमने बदल दिया भाई, दिखाई थी पावर अंग्रेजों ने। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिया के मंच पर ये है मेरी जापान यात्रा की 4th डे की वीडियो, जिसमें हम जाएंगे हिरोशिमा और हिरोशिमा शहर को एक्सप्लोर करेंगे। हिरोशिमा का इतिहास तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार जब उस पर बम ब्लास्ट हुआ तो वो शहर पूरा तबाह हो गया था। उस तबाही के मंजर आज भी दिखते हैं, कई बीमारियां और कई दर्द आज भी उस शहर में हैं। लेकिन जापान ने बड़ी हिम्मत के साथ सबका मुकाबला करते हुए अपने शहर को फिर से खड़ा किया। हाँ, हिरोशिमा के साथ नागासाकी भी था, तो उसने दोनों शहरों को फिर से बसाया। बसाए नहीं बल्कि पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा उनको बनाया। मतलब हम लोग भी हैरान थे उसे देखकर। और सच में हिरोशिमा के विध्वंस के बाद जिस तरह से उसका सृजन फिर से हुआ, वो जो पूरी यात्रा है वो सच में सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। तो चलिए हिरोशिमा घूमते हैं। होटल से चेकआउट करके हमने मेट्रो ली। उस मेट्रो से हम उस स्टेशन पर जाएंगे जहाँ से कि हमें बुलेट ट्रेन मिलेगी, और बुलेट ट्रेन हमें सीधा हिरोशिमा पहुँचाएगी। बुलेट ट्रेन की हमारी सेकंड जर्नी होगी। फर्स्ट जर्नी तो हम जिस दिन जापान आए थे टोक्यो से ओसाका, हम बुलेट ट्रेन से ही गए थे। तो मतलब बुलेट ट्रेन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सब जानते हैं चाइना, जापान, ये सब तो बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे हैं। और इनकी सर्विस, इनका रख रखाव, सब कुछ सुपर्ब है। हम टाइम से पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन का नाम था नोज़ोमी, 21 नंबर था, और जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। और वेट करने के दौरान और भी जितनी बुलेट ट्रेन्स वहाँ से गुज़र रही थी उनको भी हमने देखा और अपनी आँखों को सेंका। जैसी ट्रेन आई हम ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में चढ़ने का और लगेज वगैरह रखने का इतना मुझे मतलब टाइम नहीं मिला बनाने का वीडियो। मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, शायद मैंने फुकुओका में बनाया हुआ है। तो जो भी हमने अपने बेंतो बॉक्स लिए थे, इसके बारे में मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। वो हमने रिलैक्स होकर खाना शुरू कर दिया। उसको फिनिश करने के बाद में आराम से हम बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने लगे। हम आ गए हिरोशिमा। इस वाली शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन से आई हैं। अब ये निकल जाएगी ना, फिर निकलेंगे, इसको जाते हुए देखेंगे। ये ट्रॉली कर लीजिए। हम यहाँ से गए थे, देखो हमारा 5 नंबर का, और ये ट्रेन का नाम नोज़ोमी 21। नोज़ोमी सबसे फास्ट है। वो देखो गार्ड ठंडी हिला रहा है, रेड कलर का लेके। वो गार्ड के हाथ में रेड झंडी है। मैं वही खड़ी थी, पता है, येलो लाइन के उधर। तो वो बंद। हाँ, ये हुए गेट बंद। आई विश ये बुलेट ट्रेन सीधा इंडिया चली जाए। वो गार्ड ने दे दिया सिग्नल, अब देख लीजिए।
चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। चलो चलो चलो, मैं आपको रिकॉर्ड कर, सब रिकॉर्ड हिरोशिमा आ गए हम। अब यहाँ से अपने होटल का रास्ता देख रहे हैं। जाना पैदल ही है क्योंकि यहाँ पे ना ऑटो होता है, ना यहाँ पे रिक्शे होते हैं, टैक्सी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। एक यहाँ से आए हम, ये है पूरा हिरोशिमा स्टेशन। ये तो लोग क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ चलो निकलो। नहीं पीछे, अच्छा लिखा हुआ है। हाँ कितना पास है। आप जो ये पीले रंग की स्ट्रिप सी देख रहे हैं ना, ये आपको पूरे जापान में मिलेगी, हर शहर में। बेसिकली ये है ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन लोगों के चलने के लिए रास्ता। इस पर वो अपनी स्टिक के सहारे जहाँ जाना चाहते हैं आसानी से पहुँच सकते हैं। इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया है दृष्टिहीन लोगों का, ब्लाइंड लोगों का यहाँ पर, कि चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो लिफ्ट हो, हर जगह ब्रेल भाषा लिखी गई है, ब्रेल, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें। और ये जो उनके लिए रास्ता बनाया गया है, ये तो पूरे जापान, चाहे कोई गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, वो उनके लिए बनाया गया है। इतना टचिंग और इतना मतलब मुझे इतना इम्प्रेस कर गई ये बात, बता नहीं सकती। कई देशों में तो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते स्कूल में, लेकिन बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। वो रैंप नहीं होते, हैंडीकैप बच्चों को रख लेते हैं वो। और ब्लाइंड बच्चों के जो स्कूल हैं वहीं पे सारी सुविधाएं नहीं होती, बाकी तो शहरों में आप भूल ही जाइए। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि कई देश जापान से सीख सकते हैं। देखो कैसे खड़ी पलटी को।
छोड़ दो, ये जाओ आ रहे हैं। होटल पहुँचे तो 12 बज रहे थे और चेक इन का टाइम 3 बजे होता है। तो हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ की और फिर उनको अपना लगेज हैंड ओवर कर दिया और हम निकल पड़े घूमने के लिए, क्योंकि हम कोई मतलब अभी पूरा रात तक हमारे पास समय था, हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते थे। सो हम जब रात को वापस आए तब हमने अपने रूम में चेक इन किया प्रॉपर तरीके से। तो तब मैंने उस एक शॉर्ट वीडियो रूम की बनाई थी। हमने अलग अलग रूम लिए थे, बेटे के लिए अलग और हमारा अलग, क्योंकि थोड़ा सा रूम यहाँ पर छोटे थे। और लेकिन सर्विस बिल्कुल जो एक बहुत ही हाई स्टार होटल की होती है। तो हमारे रूम से ना व्यू भी बहुत अच्छा था। तो आप देखिए एक बार छोटा सा वीडियो रूम का। तो ये हमारा रूम। अच्छा, हमारे पास सामान रख लिया, चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है, इधर ट्रॉली रखने का है, ये वॉशरूम। ये देखिए यहाँ के वॉशरूम में इधर सारे बटन होते हैं ऑटोमेटिक। इसमें बाथटब, ये रूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन 2 लोगों के लिए सही है। और सबसे मस्त है यहाँ से व्यू, ये देखो हिरोशिमा जगमगाता हुआ। तो चेक इन करने के बाद हम लोग निकले पीस मेमोरियल पार्क के लिए। मतलब जो बम ब्लास्ट हुआ था तो सब कुछ तो तबाह हो गया था, लेकिन एक ऐसी जगह है, एक इमारत है जिसको कि उन्होंने सिक्योर करके रखा हुआ है ताकि उसकी याद बनी रहे। मतलब ज़ख्म तो लगता है लेकिन हाँ, कहते हैं ना कुछ चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। तो उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क में डेवलप कर दिया है और वहाँ पे म्यूज़ियम भी है जिसमें कि उस वक्त की सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी हैं। तो हम वहाँ गए, उसके लिए हमने ली बस। वहाँ पर हिरोशिमा में बस और ट्राम ही चलते हैं ज़्यादातर, बाकी मेट्रो तो है ही है, बट विद इन सिटी ट्राम और बसेज़ हैं वहाँ पे। और ट्राम भी बहुत ही अच्छी है, बहुत उनकी सर्विस अच्छी है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर जो लाइन लगती है और लाइन में खड़े लोगों के अंदर जो पेशेंस होता है वो देखते ही बनता है। कोई पैनिक नहीं करता, कोई हबड़ तबड़ नहीं मचाता और प्रॉपर डिस्टेंस भी रखता है। और जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमें वेलकम किया जाता है, जब उतरते हैं तो ड्राइवर एक एक पैसेंजर को थैंक यू बोलता है इन जापानीज़। तो चलिए बस से चलते हैं पीस मेमोरियल पार्क। お願いいたします。交通系前中からドア下の方にございます青色のリーダーにタッチお願いいたします。扉4箇所開いております。開いている扉から。この電車広出宮島口行きです。まもなく発車いたします。前の方の扉をご利用ください。USA 離れますから中ほどにお進みください。列中に広くおっていただきますようご協力お願いいたします。ट्रॉम से हिरोशिमा शहर को देखते हुए करीब आधे घंटे बाद हम पीस मेमोरियल पार्क पहुंच गए। और थोड़ी गर्मी थी, धूप थोड़ी तेज़ थी, लेकिन फिर भी सब तरफ हरियाली थी तो अच्छा लग रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही एक ग्रुप आया हुआ था जो कि गाज़ा के लिए शांति की अपील कर रहा था। तो अक्सर हिरोशिमा की ये जो जगह है ना पीस मेमोरियल पार्क, यहाँ पर जब भी किसी शांति की अपील करनी होती है पूरी दुनिया भर से लोग यहीं पर आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा उदाहरण है अशांति पैदा करने का और इंसानियत के ख़िलाफ़। सो लोग यहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं, वो काफ़ी कहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और असर करता है। ちょっとね確認をして、で
本当にその日その翌日から、誰かしらが、集まる来ているという状況が、作られました。 तो ये है वो इमारत जो कि उस बम ब्लास्ट में तबाह हो गई थी। बिल्कुल जर्जर हालत में है, लेकिन इसको उन्होंने पूरा बाउंड्री वॉल बना के बचा कर रखा है ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकें जो भी उनके इतिहास में हुआ है, और शायद लोग सबक ले सकें, क्योंकि जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीज़ें हुई थी, लड़ाइयाँ वगैरह, वो सभी की गलती थी। ये भी नहीं बोलेंगे कि हाँ जापान बहुत पाक साफ था। जापान ने भी बहुत कुछ किया ऐसा जो कि नहीं करना चाहिए था, उसी के कारण इनका ये इस पर अटैक हुआ। हाँ, ये भी गलत था कि भाई एक बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए मासूम जनता को नहीं मारना चाहिए था। सो इंसान है, कई बार इंसानियत खो देती है। एटॉमिक बॉम्ब टॉम को देखने के बाद हम लेक के किनारे से होते हुए सारे नज़ारे देखते हुए इस ब्रिज पर आए। इस ब्रिज पर खड़े होकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ हिरोशिमा शहर और उसके पीछे की पहाड़ियाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से नज़र आ रहा था। दोनों तरफ की लेक बहुत ही खूबसूरत थी, उनके बीच में स्टीमर वगैरह भी चल रहे थे। इस हम ब्रिज के जब और आगे जाएंगे तो हमें म्यूज़ियम मिलेगा और एक छोटी बच्ची का स्टैचू, जिसके बारे में भी आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो ये दिन का व्यू है, रात का व्यू तो और भी खूबसूरत होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, मतलब उसी पार्क में जो जगह है, वहाँ पर स्टैचू है एक छोटी बच्ची का, सादाको सासाकी। मतलब बच्ची जब 2 साल की थी जब वो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उसको कैंसर हो गया। तो उसकी मम्मी उसको बोलती थी, वहाँ की जो फोक स्टोरीज़ हैं, बोलते हैं जो क्रेन पक्षी होता है हज़ारों साल जीता है। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर ओरिगामी जो शीट होती है उससे तुम अगर क्रेन बनाओगी तो फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो उस बच्चे ने शायद 1300 या 1400 वो क्रेन्स बनाई थी, लेकिन बम ब्लास्ट के 10 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। यानी जब उसकी डेथ हुई तो वो 12 ईयर्स की थी। तो तब से वहाँ की गवर्नमेंट ने, लोगों ने उसकी याद में ये इस पीस मेमोरियल पार्क में उसका स्टैचू लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे ओरिगामी शीट्स के क्रेन बने हुए हैं। और इसी पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर कि आपको इसकी वर्कशॉप दी जाती है, और लोग मतलब अंदर से फील करते हैं, वहाँ जाते हैं और क्रेन बनाकर यहाँ पर लाके डोनेट करते हैं। आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो ये सब देख के ना बहुत ही टचिंग लगा, उस बच्ची की कहानी जानकर। आप गूगल पर भी उस बच्चे के बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये वही है ना, मानवता के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं। ये बच्चे का पूरा यहाँ पे स्टैचू बना है विद क्रेन्स, और इसके नीचे एक बैल लगी हुई है। लोग जैसे हम अपने मंदिर में घंटी बजाते हैं, बैल बजाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी लोग आते हैं और श्रद्धापूर्वक उस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए उस बैल को बजाते हैं। तो हमने भी उसको श्रद्धांजलि दी। अब हम जा रहे हैं उस म्यूज़ियम में जिसमें कि उस समय की जो भी बचे चीज़ें हैं, चाहे वो मारे गए लोगों के कपड़े हों, बर्तन हों, और पूरा डिटेल वहाँ पर बताया गया है। तो वहाँ पर हम जाएंगे, टिकट लेंगे और फिर उस पूरा म्यूज़ियम को अंदर से देख कर आएंगे। तो जाते समय ये जो पूरा पार्क है आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर एक मशाल जल रही है, जैसे अपने इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति है, तो ऐसे ये यहाँ पर भी है। ये ज्योति हमेशा जलती रहती है, बुझती नहीं है, नॉन स्टॉप। और ये पूरी जो एक लेक सी जा रही है ना, पूरा पीछे तक है ये। वो वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से पूरी मशाल दिखती है और वहाँ पर भी लोग फूल वगैरह अर्पित करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में। अब हम म्यूज़ियम वाली बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं।
यहाँ से हम जाएंगे अंदर, टिकट्स लेंगे और फिर हम म्यूज़ियम देखेंगे। तो जो टिकट है वो 200 येन की है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पार्क है ना, पीस मेमोरियल, ये बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है, लेकिन म्यूज़ियम की टिकट है 200 येन। भाई मेंटेनेंस के लिए चाहिए ना पैसे। सो आप यहाँ से ऑनलाइन जो यहाँ पर लगा हुआ है मशीन, वहाँ से भी आप सेल्फ जनरेट कर सकते हैं या फिर आप काउंटर से भी ले सकते हैं टिकट। तो हमने तो सेल्फ जनरेट की थी और फिर टिकट लेकर हम अंदर म्यूज़ियम देखने गए। और यहाँ पर आगे ना ग्राफिक के ज़रिए किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा पर, वो डिस्प्ले किया गया है कि पहले कैसा था हिरोशिमा और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने पर क्या हुआ, वो इसमें सब दर्शाया गया है। जब हमने जापान जाने का प्लान किया था तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और जहाँ जहाँ हमें जाना था वहाँ की जानकारी के लिए हमने मतलब बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को नोट किया था। तो बहुत से यूट्यूबर्स ने बोला था कि इस मेमोरियल पार्क में ना अंदर ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं करते या वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग थे हमें किसी ने नहीं रोका फ़ोटोग्राफी से, ना ही वीडियोग्राफी से। तो वैसे तो
बहुत अजीब लग रहा था उन सारी वीडियोस को बनाना, जिसमें कि मारे गए लोगों के कपड़े थे, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स थे, बच्चों के कपड़े, उनके जूते, उनकी किताबें, और जो लोग मारे गए उनकी पूरी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी गई थी, किस फैमिली से थे, किस हालत में थे, किस प्रकार लोग ऑफिस जा रहे थे और एकदम से वो बिल्कुल ब्लास्ट में मेल्ट हो गए, बच्चे स्कूल में कैसे मेल्ट हो गए। तो काफ़ी वो दर्दनाक था। लेकिन फिर भी मैंने फ़ोटोग्राफ भी ली और वीडियो भी बनाई, ताकि इस इतिहास के एक ऐसे पन्ने को जो बहुत ही दर्द भरा है उसे रखा जा सके संजोकर। कभी अगर ऐसा वक्त आए या कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि इंसानियत ख़त्म हो रही हो, तो शायद इसके द्वारा अंदर कुछ एहसास जगे इंसानियत का। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो फॉरेनर्स थे, यानी वेस्टर्न कंट्रीज से आए थे, अमेरिकन्स एंड ऑल, उन लोगों ने कोई फ़ोटोग्राफ इतनी नहीं खींची, ना वीडियोग्राफी की इतनी ज़्यादा। वो एक एक इन्फॉर्मेशन को ना बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ रहे थे, एक चीज़ को देख रहे थे। मतलब उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर, और जो उनके चेहरे पर उदासी थी ना, वो साफ झलक रही थी। मतलब वाकई में वो देखने आए थे कि आखिर इतिहास में जो एक काला पन्ना दर्ज है, उसके शायद कुछ हद तक गुनहगार उनका देश भी है। तो वो उदासी और वो एक गिल्ट उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था। म्यूज़ियम देखने के बाद मन थोड़ा भारी था, तो भारी मन से हम बाहर निकले और फिर से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से गुज़रते हुए हम बाहर निकले। तो उस पार्क को फिर से देखा तो थोड़ा मन हल्का हुआ, और उसके बाद फिर हम लेक किनारे बैठे तो बहुत ही मानसिक सुकून मिला। Go. Go. लेक किनारे काफ़ी देर तक हम बैठे रहे और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले और अपने होटल की तरफ बढ़ चले। तो होटल जाने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, वही ट्रॉम लेनी है हमें। तो ट्रॉम लेने के लिए हम ट्रॉम के जो स्टैंड है, बस स्टैंड है, वहाँ गए। तो जाते समय फिर से हमने हिरोशिमा को निहारा। मतलब यकीन नहीं हुआ कि कभी ये बिल्कुल तबाह हो चुका था। फिर हमारी ट्रॉम आई, ट्रॉम में हम बैठे और ट्रॉम से बाहर हिरोशिमा का हल्का फुल्का नाइट व्यू देखते हुए हम अपने होटल पहुँचे। तो इस तरह बीता मेरा 4th डे हिरोशिमा में। अब नेक्स्ट हम जाएंगे मियाजिमा आइलैंड और उसके बाद फुकुओका, उसके बाद टोक्यो। तो जुड़े रहें प्रिया के मन से, और प्रिया की जापान यात्रा में आप भी शामिल हों, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ देखा कीजिए चैनल, देखा कीजिए वीडियो और शेयर भी किया कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिया के मंच से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।